जय हिंद। राइट नाउ ग्लोबल मार्केट्स एक गोल्ड ड्रिवन फाइनेंशियल शॉक की तरफ बढ़ रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑलमोस्ट नोबडी इज नोटिसिंग। सबकी नज़र स्टॉक मार्केट पर है, ऑयल प्राइसेस पर है, लेकिन गोल्ड जो हमेशा हम सभी के लिए सेफ हेवन माना गया है वही अब एक इंडिकेटर ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क बन रहा है। और सबसे डेंजरस बात तो यह है कि इस बार जो गोल्ड के मूवमेंट को ड्राइव कर रहे हैं वो इन्वेस्टर्स नहीं हैं बल्कि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स हैं। तो आज के डिस्कशन में हम यही समझेंगे कि कैसे गोल्ड जिसने हर फाइनेंशियल क्राइसिस में दुनिया को बचाया, अब वही गोल्ड एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को इग्नाइट कर रहा है। देखिए, दुनिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, ये एक सेंटिमेंट है, एक साइकोलॉजिकल रिफ्यूज है। जब भी अनसर्टेनिटी होती है, वॉर्स हो, इन्फ्लेशन हो या इकोनॉमिक स्लोडाउन हो, तो लोग गोल्ड खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रस्ट एंकर है। एक बार को पेपर करेंसी फेल हो सकती है, लेकिन गोल्ड अपनी वैल्यू नहीं खो सकता। यहाँ मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ना कि प्राइस की। ऑफ कोर्स प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है और होती भी है टाइम टू टाइम, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट और भी है। ये जो ट्रस्ट है गोल्ड पर, ये ट्रस्ट ही अब ग्लोबल इम्बैलेंस बना रहा है। क्योंकि जब सभी कंट्रीज एक साथ गोल्ड एक्यूमुलेट करती हैं तो वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं कर रही होती, बल्कि वो डॉलर सिस्टम को चैलेंज भी कर रही होती हैं। ये जो मैंने अभी अभी कहा है ना, इस बात को ठीक से समझने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो 1971 में जब यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया तो डॉलर एक फिएट करेंसी बन गया, मतलब बैक्ड बाय नथिंग बट ट्रस्ट इन अमेरिका। तभी से पूरा वर्ल्ड एक इनविजिबल एग्रीमेंट पर चलता है, और वो एग्रीमेंट है कि डॉलर ही ग्लोबल रिजर्व है। लेकिन ये सिस्टम काम तब तक करता है जब तक कि लोगों को लगता है कि यूएस अपने डेट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि आज अमेरिका का नेशनल डेट 38 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है, और इसका इंटरेस्ट पेमेंट जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इस 38 ट्रिलियन का इंटरेस्ट ही 970 बिलियन सालाना से ज्यादा है। मतलब आप समझ रहे हो, ये पूरा सिस्टम एक इल्यूजन पे चल रहा है, और वो है प्रिंटिंग मनी टू पे ओल्ड डेट्स। अब आप सोचिए, अगर वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स इस इल्यूजन को समझ लें तो वो क्या करेंगे? सिंपल, वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करेंगे, मतलब गोल्ड खरीदेंगे। और अब वही हो रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के हिसाब से 2022 से लगातार सेंट्रल बैंक्स ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग गोल्ड परचेस किया है। हर साल 1000 टन से ज्यादा गोल्ड परचेस किया है, और इसमें सबसे ज्यादा चाइना, रशिया, इंडिया, टर्की जैसे देशों ने खरीदा है। बट ये सब तो कोइंसिडेंस हो सकता है ना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग है, मतलब साइलेंट एग्जिट है डॉलर सिस्टम से। देखो, चाइना के पास ऑलरेडी 3 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व हैं, लेकिन अब चाइना क्वाइटली उनका स्ट्रक्चर बदल रहा है, मतलब यूएस ट्रेजरीज कम कर रहा है और फिजिकल गोल्ड ज्यादा बढ़ा रहा है। रशिया ने भी यही किया था। 2014 के सैंक्शंस के बाद वो अपना डॉलर एक्सपोजर कम करते गए, और अब अपनी करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट बैक करने की स्ट्रेटजी बना चुका है रशिया। वैसे ये गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना सेंट्रल बैंक्स के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा है, मतलब अगर डॉलर सिस्टम कोलैप्स करे तो उनके पास टेंजिबल एसेट हो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब सभी एक साथ ये करने लगते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। इसे थोड़ा सा आसान करके समझ सकते हैं आप। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए। मान लो अगर 50 साल से दुनिया के 60% रिजर्व्स डॉलर्स में थे, और अब ये रिजर्व्स ग्रेजुअली गोल्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब अब फॉरेक्स रिजर्व्स गोल्ड में रखना स्टार्ट कर दिया है कंट्रीज ने बजाय डॉलर के। और जब डिमांड गिरती है तो यूएस को अपने डेट को रिफाइनेंस करने के लिए और नए डॉलर्स प्रिंट करना पड़ते हैं, विच फ्यूल्स मोर इन्फ्लेशन, विच अगेन पुशेस मोर कंट्रीज टुवर्ड्स गोल्ड। एंड ये दुष्चक्र बन जाता है, और यही नेक्स्ट क्राइसिस का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। अब यहाँ आप एक जियोपॉलिटिकल लेयर और भी समझ सकते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज ओपनली डी डॉलराइजेशन की बात कर रही हैं, और 2023 के समिट में ये प्रपोजल आया कि ब्रिक्स अपना गोल्ड बैक्ड सेटलमेंट करेंसी लॉन्च करे। अब अगर ये करेंसी प्रैक्टिकल आई तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ यूएस पर नहीं, पूरे ग्लोबल ट्रेड सिस्टम पर पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑयल ट्रेड, कमोडिटी ट्रेड और बायलैटरल सेटलमेंट्स डॉलर के बजाय गोल्ड बैक्ड यूनिट में होने लगेंगे। पर आयरनी देखिए, जितना ज्यादा लोग गोल्ड खरीदेंगे उतना ज्यादा डॉलर सिस्टम डिस्टेबलाइज होगा, और जब डॉलर वीकन होता है तो यूएस बॉन्ड्स और मार्केट्स क्रैश होने लगते हैं, एंड इसके रिजल्ट में ग्लोबल चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। अब आप यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ना क्या क्राइसिस है? देखो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन जब प्राइसेस बढ़ने का बेस फियर और सेंट्रल बैंक एक्यूमुलेशन पे होता है, इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर कुछ फंडामेंटली गलत है। ये 1980s जैसा सिनेरियो नहीं है जहां इन्फ्लेशन के अगेंस्ट गोल्ड बढ़ रहा था। अब गोल्ड बढ़ रहा है क्योंकि कंट्रीज का ट्रस्ट डॉलर पर कम हो रहा है। चाइना ने इस चीज को सबसे पहले समझा, एंड रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर और अब गोल्ड में भी अपनी मोनोपोली क्वाइटली बिल्ड कर ली है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अपना गोल्ड इंपोर्ट कंसील करना शुरू किया।
हालांकि हमें ऑफिशियल नंबर कम दिखते हैं, लेकिन प्राइवेट इंपोर्ट्स और माइनिंग कंबाइंड करके अगर हम देखें तो चाइना दुनिया का लार्जेस्ट एक्यूमुलेटर बन चुका है ऑलरेडी। और मान लो अगर कल को डॉलर कोलैप्स होता है तो चाइना एक अल्टरनेट गोल्ड बेस्ड सेटलमेंट सिस्टम पुश करेगा, एंड बहुत ऑब्वियस बात है कि वह चाइना का ही इन्फ्लुएंस डोमिनेट करेगा। और बात करें भारत की, तो इंडिया के पास एक नेचुरल एडवांटेज है, हमारे पास प्राइवेट गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं। नंबर्स का अगर आइडिया लगाएं तो लगभग 25,000 टन से ऊपर हमारे पास प्राइवेट रिजर्व्स हैं। ये किसी भी कंट्री के ऑफिशियल रिजर्व से बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गोल्ड प्रोडक्टिव एसेट नहीं है बल्कि हाउस होल्ड में लॉक्ड है। लेकिन किसी तरह अगर इंडिया इस प्राइवेट गोल्ड को स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर ले तो हम गोल्ड बैक्ड रुपी सिस्टम के पायनियर्स बन सकते हैं। और अगर इंडिया ये मूव पहले करता है तो हम डॉलर और युआन दोनों के बीच एक न्यूट्रल ब्रिज करेंसी के रोल में भी आ सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्राइसिस कब और कैसे ट्रिगर होगा। इसका जवाब काफी सिंपल है, जब भी मार्केट ये रियलाइज करे कि डॉलर के अगेंस्ट अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, बस तभी से इस क्राइसिस की शुरुआत हो जाएगी। अगर कल को ब्रिक्स कंट्रीज ऑयल ट्रेड को गोल्ड बैक्ड यूनिट में शिफ्ट करता है, या अगर यूएस डेट सीलिंग पे पॉलिटिकल डेडलॉक होता है, तो ट्रस्ट का एक माइनर क्रैक भी चेन रिएक्शन बन सकता है, क्योंकि ग्लोबल सिस्टम इंटरकनेक्टेड है। एक कॉर्नर से लिक्विडिटी गई तो पूरा डोमिनो इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो आपने एक टर्म सुना होगा, ग्रेट मॉनेटरी रीसेट। हुआ क्या था कि 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पर अमेरिका ने लोगों का गोल्ड जब्त किया, मतलब ऑर्डर दिया कि अपना गोल्ड फेडरल रिजर्व्स को दो, बदले में 20-21 डॉलर पर आउंस के हिसाब से डॉलर मिलेंगे आपको। एक आउंस मतलब 30-31 ग्राम के आसपास आप समझ लीजिए। देन 1970s में निक्सॉन ने डॉलर का गोल्ड से रिश्ता तोड़ दिया। निक्सॉन ने ये बंद इसलिए किया ताकि डॉलर फ्रीली प्रिंट हो सके बिना गोल्ड की लिमिट के। अब अगर एक तीसरा फेज आया जहां डॉलर या अदर करेंसीज फिर से गोल्ड से जुड़ जाएं तो क्या होगा? तो डॉलर की वैल्यू शायद स्टेबल हो, लेकिन अमेरिका को अपनी प्रिंटिंग मशीन्स बंद करनी पड़ेंगी जो उसकी इकोनॉमी को टाइट स्पॉट में डाल सकती हैं। और ग्लोबल ट्रेड में भी गोल्ड बेस्ड करेंसी ज्यादा पावर्स ले सकते हैं, जैसा कि ब्रिक्स कंट्रीज प्लान भी कर रही हैं। इसी को हम कहते हैं ग्रेट मॉनेटरी रीसेट, जिसके बारे में आजकल इकोनॉमिस्ट काफी बात कर रहे हैं। सो अगर सब कुछ मैं कंक्लूड करूं तो आज हमें दुनिया में सब कुछ स्टेबल भले ही दिख रहा है, मार्केट्स काम हैं, गवर्नमेंट्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन अंदर से सबको पता है कि सिस्टम ओवर लीवरेज्ड है। और मेरे हिसाब से गोल्ड इज नॉट कॉजिंग द क्राइसिस, गोल्ड इज रिवीलिंग द क्राइसिस। वो सिर्फ एक मिरर है जिसमें हम अपने फ्लॉड मॉनेटरी सिस्टम का रिफ्लेक्शन भर देख रहे हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ इस जर्नी पर जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्ष गुर्जर साइनिंग ऑफ।